कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद ने अंतरा को फिर मैसेज किया, अंतरा मैं यहाँ तुम्हारी वेट करता रहूँगा, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अंतरा ने मैसेज देखा पर रिप्लाई फिर भी नहीं किया। अंगद वहीं खड़ा रहा। आती जाती लड़कियां उसे देख रही थी। वो चुपचाप खड़ा अपना फ़ोन देख रहा था, पर अंतरा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। दिसंबर का महीना था, ठंड बढ़ने लगी थी। वो लोग खाना खाने मेज़ की तरफ जा रही थी तो सलोनी ने अंगद की तरफ देखा। अंगद भागकर उनके पास आया और बोला, अंतरा कहा ना सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अब तो माफ़ कर दो। आपने इतना कुछ कहा, क्या आपके माफ़ी मांगने से सब पहले की तरह हो जाएगा? अंतरा बोली। अंतरा मैंने जो कहा गलत कहा, पर मैं भी क्या करता। मैंने देखा है कि अक्सर लड़कियां ही फ़ोन करती हैं, पर तुम कभी फ़ोन करती ही नहीं। मैं फ़ोन करता हूँ तब भी तुम बिज़ी होती हो, तो मुझे लगा शायद मैं तुम्हें पसंद ही नहीं। तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, बस ये नाराज़गी छोड़ दो। अंगद बोला, ठीक है, मैं आपको 1 महीने का वक्त देती हूँ। अगर उस दौरान मुझे ठीक लगा तो फिर हम साथ हो जाएंगे, लेकिन फैसला मेरा ही होगा। अंतरा बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैं जब भी फ़ोन करूँ उठा तो लोगी? कहकर वो उनके साथ चल दिया। ठीक है, अब आप जाइए। आप क्यों हमारे पीछे आ रहे हो? अंतरा ने पूछा। मुझे भी भूख लगी है, अंगद ने भोलेपन से कहा, लेकिन मेस में बाहर के लोग खाना नहीं खा सकते। खाना तो दूर, वो आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। अंतरा बोली, तो फिर मेरे साथ चलो, कहीं बाहर खा लेते हैं, अंगद ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ये सुनकर अंतरा ने सलोनी की तरफ देखा। सलोनी बोली, चलो, अब जब मान ही गई हो तो चलो। वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए। उन्होंने खाना मंगवाया और चुपचाप खाने लगे। ना अंतरा बोल रही थी और ना अंगद और ना ही सलोनी। सब चुपचाप ऐसे खाना खाने में लगे थे मानो एक दूसरे को जानते ही ना हो। खाना खाकर वो लोग बाहर आए तो सलोनी का फ़ोन बजा। निखिल का नाम देखकर वो उनसे कहकर साइड में जाकर बात करने लगी। वो धीरे से बोली, हाँ जी निखिल जी, क्या बात है? उन दोनों की सुलह हो गई? निखिल ने पूछा। हाँ, हो भी गई और नहीं भी। इस बार अंगद कुछ ज़्यादा ही बोल गए, उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। सलोनी बोली, देखो सलोनी, मैं अंगद को जानता हूँ, उसे इन रिश्तों के बारे में कुछ पता नहीं। ऊपर से उसे जलन हो गई कि वो मेरे पास आ गई, वो भी अकेली। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, जब भी वो गुस्सा होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। अच्छा, अब कहाँ है वो? निखिल बोला, रेस्टोरेंट के बाहर हैं, खाना खाकर आए हैं, अब वापस हॉस्टल जा रहे हैं। अंगद उससे कोई बात कर रहे हैं। सलोनी बोली, तुम भी अजीब हो, जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हें बात कर लेने दो, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? उन दोनों को अकेले छोड़ दो। निखिल बोला, ओ, मुझे लगा कि अंतरा नाराज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, आप फ़ोन बंद कीजिए, मैं खिसकती हूँ, कहकर सलोनी ने फ़ोन बंद कर दिया। वो उन दोनों के पास आकर बोली, अंतरा मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो शिखा को कोई काम है तो मुझे उसकी शाम की ड्यूटी करनी है, मैं चलती हूँ, तुम बाद में अंगद जी के साथ आ जाना, कहकर सलोनी वहाँ से चली गई। सलोनी के जाने के बाद अंगद बोला, अंतरा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, असल में हुआ ये कि तुम मुझसे शुरू से ही दूर रहना चाहती थी। अगर मैंने तुम्हें अपनी नकली गर्लफ्रेंड ना बनाया होता तो तुम कभी मेरी होती ही नहीं। शायद मैं तुम्हें शुरू से ही प्यार करने लगा था। उस वक्त जब तुम मेरी केयर टेकर थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं अक्सर तुम्हें पुकारा करता था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर मैंने सोचा कि तुम उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हो, ये सोचकर मैंने खुद पर काबू किया। फिर जब तुम दोबारा मिली तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुमसे प्यार कर बैठा। अंगद अंतरा की आंखों में आंखें डालकर बोला। अंगद की बात सुनकर अंतरा बोली, आपको प्यार का मतलब भी पता है? जिससे प्यार करो उस पर भरोसा भी करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आपने निखिल जी के सामने मुझे जलील किया। आपको क्या लगता है मैं लड़कों के लिए मरी फिरती हूँ? और निखिल जी को मैं कब से जानती हूँ। अगर मुझे उनकी होना होता तो मैं आपके साथ ना होती। मैं आपको पसंद करती थी, इसलिए आपकी नकली गर्लफ्रेंड बनी, और आपने कितनी आसानी से मुझे निखिल जी को फंसाने वाली कह दिया। यहाँ तक कहा कि मैं कोशिश कर लूँ उसे फंसाने की, पर वो आपका दोस्त है, वो नहीं फंसेगा। जब आपको निखिल जी पर भरोसा है पर मुझ पर नहीं है,
मैं क्या आपको इतनी बुरी हुई लगती हूँ? आपको ये भी पता नहीं चला कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप मनाने की जगह मुझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। सॉरी अंतरा, ना कि मैंने ये सब जलन की वजह से कहा। मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों जब बोलने लगा तो बोलता चला गया। लो कान पकड़े, अब तो माफ़ कर दो। आसपास से गुजरने वाले उन्हें ही देख रहे थे। अंतरा ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर नीचे करते हुए कहा, अच्छा बाबा, माफ़ किया, अब कान छोड़ो, लोग देख रहे हैं। अंगद खुश हो गया। वो बोला, अच्छा ठीक है, अब बताओ कहाँ चलना है? तुम्हें पता है जब निखिल ने बताया कि तुम उसके पास पढ़ने आ रही हो, मैं उसी वक्त सब काम छोड़ के आ गया। मेरे लिए तुम्हारी इतनी वैल्यू है। ठीक है, फिर अब अपने काम पर जाइए। इस तरह ड्यूटी के वक्त घूमना अच्छी बात नहीं है, अंतरा ने हंसते हुए कहा। ओके, तुम्हें हॉस्टल छोड़कर चला जाऊंगा, कहकर अंगद उसे हॉस्टल छोड़कर वापस चला गया। अंतरा हॉस्टल में आई तो सलोनी वहीं थी। अंतरा उसे देखकर बोली, तुम तो कह रही थी कि ड्यूटी पर जाना है, फिर अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? ड्यूटी का तो बहाना था, वो तो मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वहाँ से आ गई थी। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसके साथ डेट पर चली जाती। डेट माई फूड, उसने मुझे इतना सब कहा और तुम कहती हो मैं उसके साथ डेट पर चली जाऊं? अंतरा थोड़ा चिढ़कर बोली, इसका मतलब तुम्हारी सुलह नहीं हुई? मैंने यूं ही तुम्हें वहां छोड़ा, टैक्सी के लिए इतना वेट भी किया, इससे तो अच्छा तुम्हारे साथ ही वापस आ जाती। ये निखिल भी ना बस बेकार के आइडियाज़ देता है, सलोनी अपने दांतों को पीसती हुई बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुलह तो हो गई है। उसने माफ़ी ही इस ढंग से मांगी कि मुझे माफ़ करना पड़ा। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि वो है ही ऐसे, उन्हें अपनी फीलिंग्स दिखाना कम ही आता है। फिर भी ऐसा आदमी मेरे लिए खुद को बदल रहा है, तो मुझे भी कुछ तो करना ही चाहिए। सो मैंने उसे इस बार माफ़ कर दिया, पर अगली बार नहीं करूँगी, अंतरा बोली। फिर तो बढ़िया है, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने ऐसे ही निखिल जो को भी बुरा भला कह दिया, सलोनी मुंह बनाते हुए बोली। ये इसमें निखिल जी का क्या चक्कर है? बात की हुई भला, अंतरा ने उससे पूछा। असल में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ताकि मैं तुम दोनों को वहाँ बात करने के लिए अकेले छोड़कर वहाँ से निकल आऊँ। वो भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए चिंतित थे, सलोनी बोली। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अंतरा फिर से रूटीन से हॉस्पिटल जाने लगी थी। अंगद और उसका रिश्ता अब ठीक हो गया था। दोनों एक दूसरे को खुद ही फ़ोन कर लेते थे। लंच टाइम में अंतरा अपनी एक फ्रेंड के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी तो सामने अंगद को खड़े देख हैरान रह गई। अंगद के बारे में उसकी सारी फ्रेंड्स जानती थी, सो अंगद को देखकर उसकी फ्रेंड बोली, तुम जाओ अंतरा, मैं किसी और के साथ लंच कर लेती हूँ, कहकर वो अंतरा को छोड़कर आगे निकल गई। अंगद के पास से गुजरते हुए उसने अंगद को हेलो किया तो अंगद ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। अंगद ने ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट के ऊपर स्काई ब्लू कलर का कोट पहन रखा था। वो पहले ही इतना हैंडसम था, अब और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आने जाने वाली हर लड़की उसे देखकर गुजर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अंतरा पर टिकी थी। सो जो भी लड़की अंगद को देखती वो पलटकर अंतरा को भी देखती और आगे निकल जाती। अंतरा अंगद के पास आई और मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, इस तरह बन ठन के आए हो? किसका कत्ल करने का इरादा है? तुम्हें अच्छा लगा? वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसे तैयार होता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आज तुम्हें मिलना था। वैसे कपड़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पैदाइशी हैंडसम हूँ, जिन्हें मैं पहन लेता हूँ वो कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। बाकी मेरा काम कातिलों को पकड़ना है, कत्ल करना नहीं। अंतरा ने मन ही मन में खुद को कोसा, मेरा ही दिमाग खराब है जो इसे ये कह दिया। मैं कैसे भूल गई कि ये अंगद है, वही पुराना अंगद। अंतरा कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। बस इसलिए ऐसा बनकर आया हूँ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तुम्हारे साथ लंच करूँ। क्या मेरे साथ बाहर खाना खाने चलोगी? अंगद ने अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। अंतरा उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल दी। अंतरा ने अपना वाइट डॉक्टर वाला कोट उतारकर कार में रख दिया और आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अंगद ने उसकी तरफ देखा तो उसे वो लॉकेट दिखा। उसने पूछा, ये लॉकेट किसने दिया? पहले तो कभी देखा नहीं। ये मदर ने मुझे दिया था। उनका कहना था कि जब मैं उनके पास आई थी तो मेरे गले में ये हार था। मैंने सोचा शायद ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला दे, इसलिए बाहर निकाल कर पहन लिया, पर इसे कोई नहीं पहचानता। अंतरा ने दुखी मन से कहा।
ऐसा करो, तुम उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे देना, मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा, अंगद ने उसे अपना फ़ोन देते हुए बोला। अंतरा ने फ़ोटो खींचकर उसे दे दी। अंगद उसे होटल ले गया। दोनों ने लंच ऑर्डर कर दिया। तुम क्या लोगी? जो आपने अपने लिए मंगवाया है वही मेरे लिए मंगवा लीजिए। अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल जाएं तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, अब मैंने छोड़ ही दिया था। एक दौर था जब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया मेरी उम्मीद घटती गई। अब तो जैसे उम्मीद बिल्कुल ही मर गई हो। पता है, अनाथ आश्रम में जब कोई मुझे बुलाता था, ये कहता था कि कोई मिलने आया है, तो मैं भाग कर जाती थी कि शायद वो आ गए हों। पर अब नहीं, अब तो ये दिल भी किसी की आहट से धड़कता नहीं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा। चलो छोड़ो, तुम खाना खा लो, फिर वापस भी जाना है। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, मैं कुछ अच्छा सा कहूँ जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। आपको ऐसा कुछ कहना भी आता है? हाँ, अच्छा, मैंने आज ही दिल का दरवाज़ा खोला है। बताओ क्यों? क्यों? ताकि तुम बेझिझक इसमें दाखिल हो सको। ये सुनकर अंतरा जोर से हंस दे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंगद ऐसी बात करेगा। उसे क्या पता कि वो बेचारा इतनी मेहनत करके ये बोल पाया था। वो जोर जोर से हंस रही थी। अंगद उसे हंसते हुए देख रहा था। अंगद उसे खुश देखकर खुश हो रहा था। उसकी बात इतनी हंसी वाली नहीं थी, पर अंतरा को उसकी पर्सनालिटी और उसके कहने के ढंग पर हंसी आ रही थी। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने बड़े मुश्किल से हंसी रोकी और बोली, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसी बातें करोगे। सच में आपने मेरा मूड ठीक कर दिया। फिर वो खाना खाकर वापस उसे हॉस्पिटल ले आया। वो उतरने लगी तो अंगद ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अचानक अपनी तरफ खींचकर बोला, बाय, खुश रहा करो। अगर मेरा दिल फ़ोन करने को करे तो कर लिया करूं, तुम्हें मिलने को करे तो आ जाया करूं, तुम्हें किस करने को करे तो कर लिया करूं, जैसा तुम चाहो। उसके ऐसा कहते ही अंगद ने उसे अपने पास किया और उसके गाल पर किस कर दिया। अंतरा सर से पांव तक कांप गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके शरीर की अजीब सी खलबली सी मच गई। अंतरा उससे छूटते ही जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना उसे देखे बाय कहकर वहां से भाग गई। अंगद मुस्कुराते हुए कार चलाता हुआ निकल गया। अंतरा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो लिफ्ट में भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अपना मुंह छुपा रही थी। उसकी फ्रेंड ने पूछा, अंतरा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, वो मैं धूप में खड़ी थी ना, इसलिए हो गया। अंतरा को अंगद का किस करना याद आ रहा था और शर्म से उसका चेहरा और लाल हुए जा रहा था। उसने ग्लास भरकर पानी पिया, तब जाकर आराम आया। ओबराय मेंशन। विक्रम अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। शाम को सिया घर आई तो अपने साथ चाहत को ले आई। राहुल ने सवालिया नज़रों से सिया की ओर देखा। सिया और राहुल में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उसकी नज़रों की भाषा भी समझ लेती थी। ये मेरी नई असिस्टेंट है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी, सिया ने सबको समझाया। लेकिन आपको पता भी है मम्मी, ये कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है? विक्रम चाहत की तरफ देखकर बोला, जो उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। हाँ, सब बता दिया है इसने। ये अभी अमेरिका से आई है। किसी लड़के को 20-25 साल से पसंद करती है, उसी के लिए यहाँ आई है। कमाल है, इतने सालों से प्यार करती हैं। आंटी आप मुझे बताइए वो कौन है, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसे पाने में। समर उसे थंब दिखाते हुए बोला, तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, तेरे अभी पढ़ने के दिन है। इस तरह के फालतू कामों के लिए वक्त भी है तेरे पास? विक्रम गुस्से से समर को बोला। इसमें उसने क्या बुरा कहा है? उसे पढ़ने को कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि वो अब किस क्लास में है? अक्ल देने आया है? राहुल विक्रम से बोला। सिया को उसका रवैया पसंद नहीं आया। वो राहुल से बोली, ये क्या बात हुई भला? उसे क्लास का इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने उसे कहा था कि तुम अपना काम करो, इसकी चिंता हम पर छोड़ दो। कोई बात नहीं मैडम, मुझे क्या करना है? चाहत ने पूछा। अपना बैग उठाओ और बाहर जाओ, विक्रम बोला। विक्रम सिंह ओबराय, राहुल गुस्से से बोला। विक्की, सिया उसे घूरते हुए बोली। पापा, समर भी हैरानी से बोला। क्या हुआ? आप लोग मेरी फैमिली हो? मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। ये लड़की अमेरिका में चोरी किया करती थी। ऐसी लड़की को मैं अपने घर तो क्या, घर के बाहर भी ना खड़े होने दूँ, विक्रम गुस्से से बोला। किसी के पास्ट को इस तरह नहीं बोलते। अब वो पहली वाली चाहत नहीं है, बहुत बदल गई है, ये सिया बोली।
आंटी जी, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। जो अपनी राय पहले ही बना कर बैठा हो उससे कुछ कहना ही बेकार है। चाहत बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब तक हम जिंदा हैं इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, राहुल ने विक्रम को घूरते हुए कहा। समर कॉलेज में अपना सारा ध्यान पढ़ाई में रखता। वो अपने दादाजी की तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहता था। कॉलेज में उससे हैंडसम और इंटेलिजेंट और कोई नहीं था। वैसे भी पूरे कॉलेज में नीली आंखें किसी की नहीं थी, सभी उसे नीली आंखों वाला ही कहते थे। वो कुछ ही दिन में कॉलेज में मशहूर हो गया था। दूसरे क्लास की लड़कियां भी सुबह सुबह उसकी क्लास के बाहर खड़ी हो जाती थीं, पर वो लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो अपने दादा और पापा की तरह ही अकड़ के रहता था, किसी को ज़्यादा बुलाता नहीं था, इसलिए कोई लड़की उस तक आने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन वो लैब की तरफ जा रहा था तो एक लड़की उसके पास आई और उसे फूल देकर बोली, ये फूल ले लीजिए प्लीज़। वो सीनियर्स ने कहा है अगर आपने नहीं लिया तो मुझे किसी और को देने के लिए जाना पड़ेगा। समर ने उसकी तरफ देखा। मासूम सी नाजुक सी लड़की, कंधों तक छोटे बाल, सिर को झुकाए, हाथों में फूल लिए बोलते हुए कांप रही थी। लाओ दो, कहकर समर ने हाथ बढ़ाया। उसकी नज़रें अब भी लड़की के चेहरे पर टिकी थी। लड़की ने मुंह ऊपर किया तो उसकी काली बड़ी बड़ी गीली आंखें उसकी नीली आंखों से मिली तो समर का दिल हिल गया। उसने फूल पकड़कर पूछा, उन्होंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, उन्होंने बस आपको फूल देने को कहा है। फिर रो क्यों रही हो? वो मैंने पहले किसी लड़के से बात नहीं की ना, इसलिए डर लग रहा है, वो लड़की कांपते हुए बोली। अब सारा दिन यहीं गुजारना है, वापस आओ, अभी और भी टास्क है, सीनियर लड़कों में से एक बोला। वो डर कर उनकी तरफ चल दी। समर ने फ़ोन पर प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी। आपको पता है ना कि रैगिंग करना गलत है और कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है, समर ने स्टाइल से कहा। अरे ओए चिकने, हम कोई रैगिंग नहीं कर रहे, हम तो नए बच्चों से जान पहचान बढ़ा रहे हैं। चल आ, तू ही आजा, सीनियर लड़के ने उसे बुलाया। समर कुछ कहता उससे पहले ही उनके वाइस प्रिंसिपल सर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आ गए और बोले, पकड़ कर ले चलो इन्हें सर के पास। वो इस तरह अचानक आए थे कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। समर सर को विश करके जाते जाते रुका और उस लड़की से पूछा, कौन सी क्लास में जाना है आपको? जी, मैंने लॉ में एडमिशन लिया है। कमाल है, लॉ की स्टूडेंट होकर भी आप डरती हैं। खुद को बोल्ड बनाओ। अगर डर भी लग रहा है तो उसे बाहर शो ना होने दो। लड़कों से या किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई यहाँ स्टूडेंट ही है। अब अगर तुम लॉ करोगी तो तुम्हारे साथ वाले लड़के भी लॉ ही करेंगे, मतलब जो वो कर सकते हैं वो तुम भी कर सकती हो, इसलिए किसी से नहीं डरना। मैं लेट हो रहा हूँ, बाय, कहकर समर लैब की तरफ भाग लिया। डॉक्टर्स हॉस्टल। अंतरा पढ़ रही थी। आज का विषय डीएनए टेस्टिंग था। वो उसे पढ़ रही थी तो उसे अपने टेस्ट की याद आई। वो उठी और अलमारी से उसने रिपोर्ट निकाल कर ले आई। वो बुक स्टडी करने के बाद रिपोर्ट देखने लगी। उसने ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि इसमें विक्रम और उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग था, जबकि उन दोनों का तो ब्लड ग्रुप एक ही है और उसने विक्रम को ब्लड भी दिया था, तो इसमें ये अलग अलग क्यों है? इसका मतलब ये रिपोर्ट भी गलत है। हो सकता है जो वो सोच रहे थे वो सच हो। मुझे अभी उनसे बात करना चाहिए। पहले उसने सोचा कि वो राहुल से बात करेगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि टेस्ट प्रेम ने किए तो उसे विक्रम से ही बात करनी चाहिए। कहीं दादाजी ऐसे ही दोनों को डांट देंगे, ये सोचकर उसने विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम अपने ऑफिस में ललित के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा, तो उसने नंबर देखकर फ़ोन उठा लिया। हेलो अंकल, मैं अंतरा बोल रही हूँ, आपने पहचाना? अरे बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मेरी इतनी हेल्प जो की थी। कहो बेटा, ठीक तो हो? वैसे अंगद अच्छा लड़का है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकती हो। नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक बात कहनी थी। मुझे लगता है डीएनए रिपोर्ट गलत है। लगता नहीं, वो पक्का गलत है, उसमें हमारे ब्लड ग्रुप ही अलग अलग है। क्या? अंतरा की बात सुनकर विक्रम एकदम से चौंक कर कुर्सी से खड़ा हो गया। ललित भी उसका रिएक्शन देखकर अपना काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ जी अंकल जी, इसमें अपने ब्लड ग्रुप ही अलग अलग हैं, जबकि ये बात हमें पहले ही पता थी कि हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है और बहुत ही रेयर है। पता नहीं क्या बात है, मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता है।
पता नहीं गड़बड़ कहाँ हुई और क्यों हुई। तुमने पहले नहीं देखी? हमने तो सिर्फ नीचे रिजल्ट ही देखा था। मुझसे भी यही गलती हुई अंकल, मैंने बस उसका रिजल्ट देख लिया। ये बात तो दिमाग में आई ही नहीं कि ये बात गलत भी हो सकती है। चलो देर आए दुरुस्त आए। बेटा तुम इस वक्त कहाँ हो? जी मैं हॉस्टल में हूँ। ऐसा करो कि ये रिपोर्ट लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ। उस प्रेम के पास चलते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ विक्रम? वो डॉक्टर अंतरा है ना, वो जिसके साथ कराए डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव है, पर अंतरा ने अब रिपोर्ट पर ध्यान दिया तो पाया कि रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इसमें हम दोनों के ब्लड ग्रुप ही अलग अलग है। सबकी असल में हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। उसने मुझे खून जो दिया था। विक्रम अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोला। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? ललित ने भी हैरानी से पूछा। उस कमीने प्रेम के पास जा रहा हूँ, वहीं कोई गड़बड़ हुई होगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यह कैसे हो सकता है। प्रेम ने खुद सब कुछ किया था। चल तू काम संभालना, मैं जा रहा हूँ। पापा को अभी कुछ मत बताना, अगर पूछा तो कह देना अंतरा से मिलने गया है। कहकर विक्रम कुर्सी पर टंगा अपना कोट कंधे पर रख कर तेज कदमों से बाहर निकल गया। कुछ देर में वो अंतरा के हॉस्टल पहुंच गया। अंतरा पहले से ही गेट पर उसका वेट कर रही थी। उसके आते ही वो कार के पास आई। विक्रम ने एक जेंटलमैन की तरह कार से उतर कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसे शर्म आ गई कि इतना बड़ा बंदा और उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा है। वो बोली, कोई बात नहीं अंकल जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। क्यों? क्या कभी अंगद ने ऐसा नहीं किया? ये आजकल के लड़कों को ज़रा भी सेंस नहीं है। खैर उससे मिलूंगा तो उसे समझाऊंगा। विक्रम थोड़े प्यार से और थोड़े गुस्से के मिले जुले भावों में बोला। वो प्रेम के हॉस्पिटल चल दिए। प्रेम को उसने पहले ही अपने आने की खबर कर दी थी। वो वहाँ पहुँचे तो प्रेम पहले से ही उनका वेट कर रहा था। वो बेचैन था कि क्या बात होगी। बेशक से विक्रम ने कहा कुछ नहीं था, पर वो बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे की खामोशियाँ भी समझते थे। उसे ये प्रेम की बात से एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर क्या है वो ये सोचकर परेशान हो रहा था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ ही देर में विक्रम अंतरा के साथ वहां पहुंच गया। उसने अंतरा से रिपोर्ट ले ली और भागता हुआ लिफ्ट के पास पहुंच गया। अंतरा लगभग भागते हुए उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग प्रेम के कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ विक्की? विक्रम के अंदर आते ही प्रेम ने पूछा। विक्रम ने वो रिपोर्ट उसके टेबल पर दे मारी और बोला, इसे ध्यान से पढ़, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ध्यान से करना। इस रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, मैंने खुद उनके पास खड़े होकर ये रिपोर्ट तैयार करवाई है। अच्छा ज़रा ब्लड ग्रुप देखना। हाँ देख, ये अलग अलग है, इसलिए तो रिपोर्ट मैच नहीं करती। उसकी बात सुनकर विक्रम को और गुस्सा आ गया। तुम्हें बताया था ना हमें कि ये अपनी माही क्यों लगी, क्योंकि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप एक है। उसकी बात सुनकर प्रेम सोच में पड़ गया। हो, पर गड़बड़ कहाँ हो गई? मैंने खुद सैंपल लिए, फिर मैंने खुद। कहते कहते वो रुक गया। उसे याद आ गया कि उसने सचिन को वो सैंपल रखने को दिए थे। प्रेम ने उसी वक्त सचिन को फ़ोन लगाया। बेल बजती रही, पर सचिन ने फ़ोन नहीं उठाया तो प्रेम ने फिर फ़ोन कर दिया। उसने फिर नहीं उठाया। प्रेम को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि सारी गलती सचिन की होगी। कमीना अब फ़ोन नहीं उठा रहा। लगभग 4 महीने हो गए इसको। विक्की, तुमने पहले नहीं देखा था क्या? हमने रिपोर्ट तो पहले देखी थी, पर मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए सिर्फ रिजल्ट ही देखा। विक्रम बोला। हाँ जी अंकल, मैंने भी उस वक्त बस रिजल्ट देखकर इसे अलमारी में रख दिया था। वो तो अब डीएनए टॉपिक पर स्टडी कर रही थी, तब रिपोर्ट निकाल कर देखी, तब पता चला। अंतरा बोली। हाँ अब अक्सर ऐसा ही करते हैं, पर पता नहीं वो पूरा बोल पाते सचिन का फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। खोते, इतने फ़ोन किए, उठाता क्यों नहीं? प्रेम गुस्से से बोला। पापा मैं कॉलेज में था और मेरा लेक्चर था, मैं फ़ोन कैसे उठाता? अच्छा बताओ क्या बात है, फ़ोन क्यों किया? सचिन बोला। वो तेरे विक्की अंकल और डॉक्टर अंतरा के ब्लड सैंपल तूने कहाँ रखे थे? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी ना? अरे नहीं पापा, मैंने सैंपल लाकर फ्रीज में रख दिए थे, मैं गड़बड़ क्यों करता? मैं तो खुद माही को ढूंढना चाहता हूँ, सचिन बोला। अच्छा ठीक है, कहकर प्रेम ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो विक्रम से बोला, विक्की सीसीटीवी चेक करें। हाँ लेकिन पहले एक काम कर, पहले हम दोनों का सैंपल ले ले और इस बार ध्यान रखना और रिपोर्ट आने तक किसी को बताना मत, विक्रम बोला।
फिर प्रेम ने दोनों के ब्लड सैंपल लिए और फ्रिज में रख दिए। तब तक विक्की ने प्रेम के लैपटॉप पर हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक की। उसने प्रेम से टेस्ट की डेट पूछी, पर उसे याद नहीं था। उसने याद करने की कोशिश की। अंकल मैं बताती हूँ कहकर उसने अपने बैग से अपना ब्लड डोनेशन का कार्ड निकाल कर देखा और उसकी डेट बताई और बोली, अंकल इसी दिन ये टेस्ट हुआ था, आप इस डेट की फुटेज चेक कीजिए। विक्रम ने वही डेट डालकर फुटेज चेक की। उसने देखा कि सचिन अंदर आया और सैंपल फ्रीज में रखे और चला गया। करीब आधे घंटे बाद उनका एक वर्कर वहां आया, वो भी सैंपल ही रखने आया था। उसने फ्रिज खोला और सचिन का रखा सैंपल पीछे किया। इसी चक्कर में एक ट्यूब नीचे गिरकर टूट गई। वो घबरा गया। उसने दूसरे सैंपल में से एक सैंपल वहां रख दिया और नीचे गिरा खून साफ कर दिया। ये सब देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। तो ये है वो। प्रेम ने उसी वक्त उस वर्कर को बुलाने लगा, लेकिन अंतरा ने रोक दिया और बोली, अंकल आप उसे डांटिएगा नहीं, उसे समझा दीजिएगा। फिर वो लोग वहाँ से चल दिए। समर का कॉलेज। समर क्लास में सिर झुकाए बैठा था। वो लड़की उसे मिलने आई, पर उसे वो क्लास में दिखा ही नहीं। जी किसे ढूंढ रही हैं आप? एक लड़के ने उसके पास आकर पूछा। जी वो यहाँ, वो नीली आंखों वाला। लो एक और आ गई, क्लास के लड़के हंसते हुए बोला। उनके लिए ये नई बात नहीं थी। रोज कोई ना कोई लड़की भले ही उससे मिलने आती ही रहती थी। अब देखना ये उठेगा ही नहीं। क्लास की लड़कियां आपस में शर्तें लगा रही थी। क्या हुआ प्रिंस? उस लड़के ने समर को हिलाया तो वो चिढ़कर बोला, तुझे एक और लड़की मिलने आई है? पर समर नहीं हिला। जी मैं वो लड़की हूँ जिसे आपने सीनियर्स की रैगिंग से बचाया था। मैं उस दिन आपका नाम पूछना और आपको थैंक यू करना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर समर ने सिर ऊपर उठाया। वो उसे देखकर खड़ा हुआ। बेचारी को पता ही नहीं कि ये पैतरे कितने पुराने हैं। समर पर इसका असर नहीं होता। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। थैंक यू तो कह दिया था तुमने, दोबारा तो तंग नहीं किया उन्होंने। ये क्या? ये तो उससे बात करने लगा। ये लड़की अलग है। लड़कियां हैरान हो गई। नहीं, क्या आप बाहर चलेंगे? एक बात करनी थी। देखना अब समर कहेगा मैं बिजी हूँ, एक लड़का बोला। लेकिन सबकी बातों पर पानी फेरते हुए समर उस लड़की के साथ चल दिया। पूरी क्लास उसे देखती ही रह गई। समर उसके साथ बाहर आ गया। वो लड़की डरते हुए बोली, आप सोशल मीडिया यूज नहीं क्यों करते? नहीं करता। नहीं, मुझे आदत नहीं है। ये देखिए। उसने फ़ोन खोलकर उसे पकड़ाया और बोली, ये सुबह ही किसी ने पोस्ट की है। हमारी क्लास के एक लड़के ने सारी क्लास को दिखाई है। तब से सभी मुझे इस बारे में पूछ रहे हैं। मैंने सबको बता दिया, पर ये मीडिया में कौन बताएगा? अब जैसे जैसे लोग इसे देखेंगे ये बात फैलती जाएगी। आप इसे डिलीट करा सकते हैं। समर ने आसपास देखा। सब उनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने लड़की से कहा, अभी तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। वो लड़की वहाँ से चली गई। समर ने अंदर आकर फ़ोन पर वीडियो देखी। इसमें साफ दिख रहा था कि पहले वो लड़की कुछ देर उससे खड़ी बातें करती रही, फिर उसे फूल पकड़ाकर उसके साथ चल दी। समर की क्लास के बच्चे भी अब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। समर ने अपने टैलेंट से वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दिया। उसे लगा कि किसी ने यूं ही शरारत की होगी, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। ये कौन थी? प्रिंस ने पूछा। मैंने तुझे बताया था ना कि एक लड़की को मैंने रैगिंग से बचाया था। ये वही है। ओह, तो ये आज क्या करने आई थी? तू तो किसी को बुलाता नहीं था, अब कैसे बोलने लगा? कोई चक्कर तो नहीं है ना? प्रिंस ने उसके पास होते हुए धीरे से कहा। तेरा दिमाग तो ठीक है। वो मुझे बेचारी लगी, सीधी सी भोली सी है, इसलिए हेल्प की, और कुछ नहीं। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। मेरे ख्यालों से तुम लोगों को भी नहीं पता होगा। समर बोला। मैं भी सोचूं, स्कूल में लड़कियों से दूर भागने वाला कॉलेज में आते ही रसिया कैसे बन गया। प्रोफेसर आ गए थे। क्लास चल रही थी कि चपरासी उनकी क्लास में आया और बोला, समर कौन है? उसे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। समर उसके साथ चल दिया। गुड मॉर्निंग सर, समर ने अंदर आते ही कहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो। समर तुम्हें पता ही होगा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। सर शायद इस वीडियो की वजह से बुलाया होगा। कितने दिन हुए हैं कॉलेज आते हुए? सर 2 हफ्ते हो गए हैं। और 2 हफ्ते में तुमने इतनी प्रोग्रेस कर ली। तुम्हें पता है इससे कॉलेज का नाम कितना ख़राब होता है।
मुझे सुबह से मैनेजमेंट वाले के कितने ही फ़ोन आ गए हैं। हमारे कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। सर, मैंने ये सब कॉलेज का नाम बचाने के लिए ही किया है। कुछ लड़के इस लड़की की रैगिंग कर रहे थे और इसे मुझे फूल देने के लिए भेजा था। मैंने आपको रिपोर्ट की थी और उन लड़कों को पकड़वाया भी था। समर बोला। ओह अच्छा, वो तुम थे। वेरी वेरी गुड। तुम तो फिर अच्छे बच्चे हो। ये ज़रूर उन्हीं लड़कों का काम होगा। तुम जा सकते हो। कहकर सर कुछ सोचने लगे। समर दरवाजे तक आ गया था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो फिर से बोले, सुनो, सच में तुम दोनों में कोई बात तो नहीं है? समर ने सिर हिला दिया। बदले में वो भी अच्छी सी स्माइल करते हुए सिर हिलाने लगे। हॉस्पिटल। इधर अंतरा की ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी। वो सुबह से ही बिजी थी। सुबह से 2 पेशेंट की मौत हो चुकी थी। उनमें तो एक बुजुर्ग था जो हार्ट अटैक से मरा था। उसे यहाँ लेकर आए उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। दूसरा एक स्कूल का लड़का था जिसे किसी लड़की ने इतना तंग किया कि उसने सुसाइड कर ली। लड़का अभी सिर्फ 17 साल का ही था। तीनों बहनों का इकलौता भाई। तीनों बहनें और माँ बाप बहुत रो रहे थे। अंतरा से देखा नहीं जा रहा था। उसकी माँ अंतरा के पैर पकड़ने लगी। डॉक्टर, देख लो, शायद मेरा बेटा बच जाए। आप देखिए तो सही। देखिए, आप ऐसा ना कीजिए। जितना हो सकता था हमने किया, पर इसने जहर ही बहुत ज़्यादा खा लिया था। हम बचा ही नहीं पाए। अंतरा ने उन्हें समझाया, पर वो वहीं अंतरा के पैरों पर लेटकर रोने लगी। अंतरा उसे हटा रही थी। अंतरा को इतनी भाग दौड़ में पहले तो वो आंटी को पैरों में गिरने का पता ही नहीं चला। जब ठोकर लगी तब उसने नीचे देखा, फिर उन्हें उठाकर समझाया। उस लड़के का कजिन खड़ा वहीं वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। इसमें उसने अपने भाई की लाश दिखाई, आंटी और बहनों का रोना दिखाया, फिर आंटी का अंतरा के पैरों में गिरना और अंतरा का उन पर ध्यान ना देना दिखाकर कहा, ये देखिए, ये हॉस्पिटल वालों का रवैया देखिए। एक तो बेटा मर गया, ऊपर से लाश भी नहीं दे रहे, माँ गिड़गिड़ा रही है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़के की माँ क्यों पैरों में गिरी। डॉक्टर्स लाश क्यों नहीं दे रहे थे। किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। आनन फानन में लोग हॉस्पिटल को घेर कर खड़े हो गए। मीडिया वाले आ गए, आस पड़ोस के लोग आ गए, जो दूसरे मरीज थे उनके रिश्तेदार जो वहाँ थे वो भी आ गए। अलग अलग संस्थाएं आ गई, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आ गए। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वैसे भी एक आदमी को समझाना आसान होता है, भीड़ को कौन समझाए। लोग नारे लगा रहे थे, डॉक्टर अंतरा माफ़ी मांगो, अंतरा माफ़ी मांगो। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो उन्हें भी लोगों ने आने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से वो लोग अंदर आए। अंगद एक टीम के साथ अंदर आया और फोर्स को भीड़ रोकने के लिए लगाया। अंतरा ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत घबरा गई थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी और रोए जा रही थी। अंगद को देखकर वो उससे लिपट गई। अंगद ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। वो फैमिली कहाँ है? वो लोग भी नीचे भीड़ में शामिल हो गए। अजीब लोग हैं। अंतरा ने कुछ भी नहीं किया। वो लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर इसके पीछे पड़ गए। सलोनी बोली, अंतरा डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अंगद ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी और पारिवारिक कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।